हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के एक प्रमुख शासन व्यवस्था जिसका नाम है नागवंशी शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, झारखंड में जितने भी सारे शासन व्यवस्थाएं हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन सभी शासन व्यवस्थाओं से झारखंड के प्रत्येक एग्जामों में एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, या फ्रेंड्स कोई कोई एग्ज़ामों में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स झारखंड के जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो 2 नंबर के रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स नागवंशी शासन के बारे में आपको बताएं। तो फ्रेंड नागवंशी शासन व्यवस्था जो है इसमें हमें 3 खंडों में इसे हमें पढ़ना होगा। पहला खंड फ्रेंड्स, जब ये इस शासन व्यवस्था को बनाया गया उस समय के बारे में। उसके बाद जब मुगल का शासन हुआ झारखंड में, तब उस समय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इस शासन व्यवस्था के बारे में। और जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ इन जगहों पर, तो उस समय के भी इस शासन व्यवस्था के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले आपको बता दें नागवंशी शासन व्यवस्था है क्या। तो फ्रेंड्स नागवंश राजाओं के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था को ही नागवंशी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड, नागवंश के शासकों के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था को ही नागवंशी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। अब बता दें नागवंश के बारे में। फ्रेंड नागवंश की नींव जो है वो झारखंड में कैसे पड़ी। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए नागवंश का नींव कैसे पड़ा झारखंड में। तो फ्रेंड्स झारखंड राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले मुंडाओं ने प्रारंभ किया। जी फ्रेंड्स, मुंडा का जो आगमन है झारखंड में 600 ईसा पूर्व पहले हो चुका था। तो फ्रेंड्स जब वे यहाँ आए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना शासन व्यवस्था को स्थापित किया, यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था को। उसके बाद फ्रेंड्स इन मुंडाओं में से एक प्रमुख व्यक्ति था जिनका नाम था ऋषा मुंडा। जी फ्रेंड्स, उनका नाम था ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने एक राज्य का निर्माण किया, और उस राज्य का जो राजा है या प्रमुख सुतिया पाहन को बनाया गया। जी फ्रेंड्स, राज्य का निर्माण ऋषा मुंडा के द्वारा किया गया और इसके प्रमुख सुतिया पाहन को चुना गया। फ्रेंड्स सुतिया पाहन के नाम पर ही इस राज्य का जो नाम है सुतिया नागखंड रखा गया। जी फ्रेंड्स, सुतिया पाहन के नाम पर इस राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा गया। फ्रेंड्स इसकी जो राजधानी है वो सुतियाम्बे को चुना गया। जी फ्रेंड्स, इसकी राजधानी कहाँ चुना गया? सुतियाम्बे को चुना गया। फ्रेंड्स सुतिया नागखंड के जो प्रथम राजा थे वो कौन थे? सुतिया पाहन। और अंतिम राजा मदरा मुंडा। फ्रेंड्स इस मदरा मुंडा को आप याद रखें। आगे आपको बता दें मदरा मुंडा के बारे में। तो फ्रेंड्स मदरा मुंडा जो है वो काफ़ी भले व्यक्ति थे। जी फ्रेंड्स, मदरा मुंडा काफ़ी भले व्यक्ति थे। इन्होंने काफ़ी बच्चों को गोद ले रखा था। तो फ्रेंड्स उन्हीं गोद लिए हुए बच्चों में से एक बच्चा का नाम था फनी मुकुट राय, जो कि अत्यधिक तेज, योग्य और लोगों की परेशानियों और समस्याओं को सुनने वाला, समझने वाला और उनका निवारण के तरीके ढूंढने वाला ये लड़का था। तो फ्रेंड्स इसी फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की गई। जी फ्रेंड्स, फनी मुकुट राय के द्वारा ही नागवंश की स्थापना की गई। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स फनी मुकुट राय के बारे में आपको और जानकारी दे दें तो फनी मुकुट राय जो है वो वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार के एक लड़के थे, जिनको मदरा मुंडा के द्वारा गोद लिया गया। फ्रेंड्स फनी मुकुट राय का जो संबंध है वो मुंडाओं से अधिक था। फ्रेंड्स ये कैसे कहा जा सकता है इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने गोद लिया। तो फ्रेंड्स उसके जो शिक्षा है, उनका जो जीवन का स्तर है वो मुंडाओं के आसपास गुजरा, और उनकी शिक्षा मदरा मुंडा के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये बचपन से बड़े होने तक ये मुंडाओं के आसपास रहते आ रहे हैं, तो इनका संबंध मुंडाओं से इस प्रकार अधिक हो गया। तो फ्रेंड्स फनी मुकुट राय पहले मुंडा शासन व्यवस्था में रहा करते थे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। पर फ्रेंड्स जब इन्होंने अपने वंश की स्थापना की
तब इन्होंने नागवंश शासन व्यवस्था की प्रारंभ किया। जी फ्रेंड्स, जब इन्होंने अपने वंश का प्रारंभ किया यानी कि नागवंश का प्रारंभ किया, तब इन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, ये दोनों शासन व्यवस्थाएं एक ही शासन व्यवस्थाएं जैसी शासन व्यवस्थाएं थी। यानी कि फ्रेंड्स, मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था ये दोनों एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था जैसी एक शासन व्यवस्था थी। फ्रेंड्स, फनी मुकुट राय के द्वारा ये शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया, तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को बदला। यानी कि फ्रेंड्स, पूरा सभी चीज़ अलग नहीं था, यानी कि इसमें कुछ बदलाव था। जैसा कि फ्रेंड्स, मुंडा शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी, उसी प्रकार ये भी यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था भी त्रिस्तरीय पंचायती ये व्यवस्था थी। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में हमारा क्या था, जो निचला प्रशासनिक इकाई था वह हातू था, यानी कि गांव। इसके प्रमुख जो थे वो हातू मुंडा थे। और इसके बाद यानी कि मध्यम प्रशासनिक इकाई जो थी वो पट्टी हुआ करती थी। पट्टी के जो प्रमुख हुआ करते थे वो मानकी हुआ करते थे। और जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई था मुंडा शासन व्यवस्था में वो हुआ करता था पढ़ा। और पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे वे पढ़ा राजा हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मुंडा शासन व्यवस्था में। वहीं आपको बता दें नागवंशी शासन व्यवस्था में, तो फ्रेंड्स ये दोनों सेम ही तरह के शासन व्यवस्था थे। देखिए फ्रेंड्स, नागवंशी शासन व्यवस्था में इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इनका जो सबसे निचला प्रशासनिक इकाई होता था वह हातू हुआ करता था। हातू यानी कि गांव। जी फ्रेंड्स, और इनके जो प्रमुख हुआ करते थे वो हातू मुंडा हुआ करते थे। जी फ्रेंड्स, नागवंशी शासन व्यवस्था में जो इनके सबसे निचले प्रशासनिक इकाई हुआ करता था वो हातू हुआ करता था, और इनके जो प्रमुख हुआ करते थे वो मुंडा हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए। बात करें आगे तो फ्रेंड्स, जो इनका मध्यम प्रशासनिक इकाई था वो पढ़ा हुआ करता था। जी फ्रेंड्स, इसमें जो मध्यम प्रशासनिक इकाई था वह पढ़ा हुआ करता था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा इनका सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई था। लेकिन फ्रेंड्स, नागवंशी शासन व्यवस्था में इनका जो मध्यम प्रशासनिक इकाई है वह पढ़ा हुआ करता था। फ्रेंड्स, पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे वह मानकी हुआ करते थे। जैसा कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है वैसा इसमें भी देखने को मिल रहा है, बस सिर्फ यहाँ इनका नाम चेंज है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। नागवंशी शासन व्यवस्था में जो इनके मध्यम प्रशासनिक इकाई है वो पढ़ा है, और पढ़ा के जो प्रमुख है उसे मानकी कहा जाता है। और जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है नागवंशी शासन व्यवस्था में वह राजा है। जी फ्रेंड्स, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हमारा राजा है, और राजा के जो प्रमुख है उसे नागवंशी राजा कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, नागवंश के जो राजा हुआ करते थे वो राजा यानी कि इस शासन व्यवस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के प्रमुख हुआ करते थे, यानी कि नागवंशी राजा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए। बात करें इनके कार्यों के बारे में तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार मुंडा शासन व्यवस्था में इनके कार्य हुआ करते थे उस प्रकार नागवंशी शासन व्यवस्था में भी इनके कार्य रहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हातू में रहता है इसका प्रमुख मुंडा। मुंडा का जो कार्य होता है वह गांव में दो पक्षों के बीच या फिर दो परिवारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा मुंडा के द्वारा किया जाता था। और फ्रेंड्स, पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते हैं वो मानकी। तो फ्रेंड्स, मानकी का कार्य क्या होता है, दो या दो से अधिक गांव के बीच जब विवाद होता है तो उनको सुलझाने का कार्य मानकी करते हैं। या फिर फ्रेंड्स, ये जो मुंडा है, मुंडा के द्वारा अगर कोई भी समस्या हल ना किया जा सका हो तो उसको मानकी के द्वारा हल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिए। और आ जाता है सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई राजा के जो प्रमुख होते हैं वो नागवंश के राजा होते हैं, यानी कि इस वंश के राजा यानी कि नागवंशी राजा। तो फ्रेंड्स, नागवंशी राजा का कार्य क्या होता है, जो समस्या मुंडा के द्वारा ना कर पाया हो वो जाता है मानकी के पास, और मानकी जब उसे हल ना कर पाया हो तो वह नागवंशी राजा के पास जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इनके कार्य हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए या फिर कॉपी में नोट कर लें। फ्रेंड्स, ये जो इनकी शासन व्यवस्था है
वो ये प्रारंभ की है, यानी कि फ्रेंड्स अभी इनका स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड्स ये तब का है। फ्रेंड्स आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स फनी मुकुट राय ने मुंडा शासन व्यवस्था को पूरा तरह से ख़त्म नहीं किया था। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस शासन व्यवस्था को पूरा तरह से ख़त्म नहीं किया था, बल्कि उनमें इस मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए थे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि पट्टी जहाँ इनकी रहा करता था वहाँ पर ये पढ़ा को लाया, और फ्रेंड्स जहाँ पढ़ा रहा करता था वहाँ इन्होंने राजा को लाया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इन्होंने ये कुछ बदलाव किए। तो फ्रेंड्स इसी का जो नाम पड़ा वो नागवंशी शासन व्यवस्था नाम पड़ा। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए। चलिए आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स जब तक नागवंशियों ने ये शासन व्यवस्था चलाया तब तक इन्होंने किसानों से कोई भी टैक्स नहीं वसूला। जी फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है। फ्रेंड्स जब तक नागवंशी शासन व्यवस्था चला तब तक किसानों से कोई भी टैक्स नहीं लिया गया इन राजाओं के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो बात है वो हमारा ये जब इसकी स्थापना हुई नागवंशी शासन की तब की बात है। चलिए फ्रेंड्स इसे हम एक बार और बता दें तो फ्रेंड्स नागवंशी शासन व्यवस्था की जब स्थापना हुई तो फ्रेंड्स उसमें जो इनकी जो सबसे निचला प्रशासनिक इकाई है वह हातू हुआ करता है, यानी कि गांव, और गांव के जो प्रमुख हुआ करते थे वो मुंडा हुआ करते थे। उसके बाद जो मध्यम प्रशासनिक इकाई है वह पढ़ा है। पढ़ा के जो प्रमुख है वो मानकी है, और जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वह राजा है, और राजा के प्रमुख जो है वो नागवंशी राजा है, यानी कि इस वंश के राजा। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। इनके कार्य को तो हमने आपको बताया, इसको एक बार और बता दें तो फ्रेंड्स मुंडा का कार्य गांव के दो पक्षों या दो परिवारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा करना होता है। मानकी का कार्य दो या दो से अधिक गांव के बीच के विवादों को सुलझाना, या फिर जो समस्या मुंडा के द्वारा ना सुलझाया पाया जा रहा हो उसे मानकी के द्वारा सुलझाया जाता है। और नागवंशी राजा का जो कार्य होता है, जो कार्य मानकी के द्वारा या फिर जो समस्या मानकी के द्वारा ना सुलझाया पाया जा रहा हो उसे नागवंशी राजा के द्वारा सुलझाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें, यानी कि जब नागवंशी शासन व्यवस्थाओं पर मुगलों का प्रभाव कैसा था, यानी कि फ्रेंड्स जब मुगल आए यहाँ पर राज करने तब नागवंशी शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था या इनकी जो व्यवस्था थी या स्थिति थी वह किस प्रकार थी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें मुगल यहाँ पर आए कब, यानी कि उनको कैसे पता चला या फिर ये झारखंड में कैसे आए। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पहले आपको बता दें तो फ्रेंड्स 1585 ईस्वी में इस शासन व्यवस्था में गड़बड़ी आता है। फ्रेंड्स क्यों गड़बड़ी आता है, जब मुगल काल के राजा अकबर का ध्यान इस क्षेत्र पर यानी कि झारखंड क्षेत्र पर पड़ता है। फ्रेंड्स तब अकबर के द्वारा 1585 ईस्वी में उनके द्वारा अपने सेनापति शहबाज खां को छोटा नागपुर के क्षेत्र में भेजता है। अकबर शहबाज खां को छोटा नागपुर के क्षेत्र में भेजता है। फ्रेंड्स किस लिए भेजता है इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स अकबर को अपने सेनापति को भेजने का जो उद्देश्य था वो ये था कि अकबर को कहीं से पता चलता है कि छोटा नागपुर के जो शंख नदी है उसमें शंख पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसकी जांच करने के लिए जो अकबर है वो अपने सेनापति शहबाज खां को यहाँ छोटा नागपुर के क्षेत्र में भेजता है। तो फ्रेंड्स जब शहबाज खां छोटा नागपुर के क्षेत्र में आता है तो फ्रेंड्स उस समय जो छोटा नागपुर के जो राजा हुआ करते थे वो मधुकर्ण हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो फ्रेंड इस युद्ध में मधुकर्ण की हार होती है, और फ्रेंड्स हार जब हो जाती है तो मधुकर्ण अकबर के अधीन आ जाता है, यानी कि अकबर के अंडर आ जाता है। तो फ्रेंड्स तब अकबर के द्वारा छोटा नागपुर पर एक टैक्स लगाया जाता है। फ्रेंड्स अकबर के द्वारा छोटा नागपुर पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसका नाम नजराना पड़ जाता है। जी फ्रेंड्स इस टैक्स का नाम नजराना पड़ जाता है। फ्रेंड्स इस नजराना के बारे में आपको थोड़ा और जानकारी दे दे तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का अनियमित टैक्स
होता था। जी फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का अनियमित टैक्स हुआ करता था। इसका मतलब कि फ्रेंड्स अकबर मधुकर्ण से कभी भी कितना भी टैक्स मांग सकता था। यानी कि फ्रेंड्स वो उसके मन पर डिपेंड करता था कि वह कितना टैक्स मांगे या ना माने। यानी कि ये अनियमित कर इससे इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है और यह नजराना धीरे धीरे नियमित कर में बदल जाता है। जी फ्रेंड्स, समय बीतने के साथ यह जो कर है वह नियमित हो जाता है। नियमित में होता क्या है, तो फ्रेंड्स आपको कोई कुछ समय दिया जाएगा और कुछ समय में आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा और उस समय में हमेशा उसी प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स जैसा कि अगर आपका एक महीने का टैक्स 100 रुपया लगाता है तो फ्रेंड्स आपको एक महीना में 100 रुपया चुकाना पड़ेगा और अगले महीना में भी आपको उतना ही टैक्स चुकाना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो इस प्रकार के जो कर है वो नियमित कर के अंतर्गत आ जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो नियमित प्रकार के जो कर कर होता है उसे मालगुजारी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, नियमित प्रकार के जो कर होते हैं उन्हें मालगुजारी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब जो है मुगल मुगल जो राजा है उनका प्रवेश झारखंड में हो गया। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रभाव है वो नागवंशी शासन व्यवस्था पर कैसे पड़ा, किस प्रकार पड़ा, उसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स जब अकबर यहाँ से कर वसूलने लगे तो फ्रेंड्स बात आता है 1616 में। फ्रेंड्स तब उस समय छोटा नागपुर के राजा दुर्जन साल हुआ करते थे और फ्रेंड्स मुगलों के राजा उस समय जहांगीर हुआ करते थे। तब फ्रेंड्स जहांगीर के द्वारा अपने सेनापति को दुर्जन साल के पास कर वसूलने के लिए भेजा जाता है। तब दुर्जन साल कर देने से मना कर देता है। यानी कि फ्रेंड्स वो कर नहीं देता है क्योंकि फ्रेंड्स नागवंशियों द्वारा किसी भी रैयत या किसानों से कर ना लेने की आदत थी और जब अकबर ने यहाँ से कर लेना प्रारंभ किया तो मधुकर्ण को किसानों और आम रैयतों से कर लेकर उन्हें चुकाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स ये बात दुर्जन साल को अच्छा नहीं लगता था और जब वे राजा बने तो उन्होंने कर देने से साफ मना कर दिया। तब फ्रेंड्स जहांगीर के आदेश पर दुर्जन साल को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। जी फ्रेंड्स 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर जो है यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ था। यहाँ ये इसके पीछे का काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब इसे बंद कर दिया गया तो फ्रेंड्स उसके बाद जहांगीर ने दुर्जन साल को 12 सालों के बाद उसे रिहा किया। रिहा इसीलिए किया फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स जो जहांगीर है उसके पास कुछ हीरे थे। जी फ्रेंड्स उसके पास कुछ हीरे थे, वो उन हीरों को परख नहीं पा रहा था। तो फ्रेंड्स उसको यानी कि जहांगीर को जहांगीर को किसी ने बताया कि जो आपने जिस बंदी को बंद कर रखा है दुर्जन साल को, वो हीरे का बहुत बड़ा पारखी है, वो आपके हीरे को परख सकता है। तब फ्रेंड्स जहांगीर ने आदेश दिया उसे निकालने का और फ्रेंड्स जब निकाला तब जहांगीर के हीरे को पहचान करके दुर्जन साल ने उसको बताया। तो फ्रेंड्स इस कार्य से खुश होकर जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान की और फ्रेंड्स शाह की उपाधि प्रदान की और इसके साथ ही उनको रिहा करने का फैसला किया। लेकिन फ्रेंड्स उसके सामने एक शर्त रखा कि आपको प्रत्येक साल यानी कि सालाना आपको 6000 रुपया कर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल के पास शर्त रखा था। तो फ्रेंड्स दुर्जन साल ने यानी कि दुर्जन शाह ने इसको मान लिया। दुर्जन साल ने इसको मान लिया तो फ्रेंड्स अब वह रिहा हो गया। अब वह अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा यानी कि अपने राज्य की ओर जाने लगा। तो फ्रेंड्स उन्होंने अपना राज्य जो पिछला जो राज्य था खुखरा वहाँ पर ना जा कर के उन्होंने अपना जो राजधानी है वह नवरत्नगढ़ को बनाया। जी फ्रेंड्स उन्होंने अपना राजधानी किसको बनाया, नवरत्नगढ़ को बनाया। तो फ्रेंड्स अब इनको 6000 सालाना कर भी चुकाना था। तो फ्रेंड्स अब ये सोचने लगे कि इसको कैसे चुकाया जाए। तो फ्रेंड्स अब ये सोचने लगे कि कैसे चुकाया जाए। तब फ्रेंड्स इन्होंने जो है
नागवंशी शासन व्यवस्था में जो यानी कि पिछला जो शासन व्यवस्था था यानी कि पहले जो स्थापित किया गया था उसमें कुछ छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ क्या किया फ्रेंड्स? देखिए, यानी कि जो पहले पहले जो नागवंशी शासन व्यवस्था था यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहले फ्रेंड्स इसका जो निचला प्रशासनिक इकाई था वह हातू था। हातू का जो प्रमुख हुआ करता था वह मुंडा हुआ करता था। उसके बाद इसका मध्यम प्रशासनिक इकाई था पढ़ा। पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे वह मानकी हुआ करते थे। और जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करता था वह राजा हुआ करता था और राजा का प्रमुख नागवंशी राजा हुआ करता था। तो फ्रेंड्स ये था पहले का यानी कि जब स्थापित हुआ था उस समय का ये था शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर मुगलों का प्रभाव पड़ने लगा तो इन्होंने इस शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। यानी कि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बदलाव किए। यहाँ जो मानकी है इसका नाम बदलकर भूमि भूयहर कर दिया। जी फ्रेंड्स, इसका नाम बदलकर भूमि भूयहर कर दिया। बाकी बात सभी सेम ही है। जैसा कि हातू है वहाँ निचला प्रशासनिक इकाई अब भी हातू ही है, हातू ही था और इसका जो प्रमुख है मुंडा ही है। और फ्रेंड्स पढ़ा जो है वहाँ यहाँ भी पढ़ा ही था और इसके जो प्रमुख यहाँ मानकी है लेकिन यहाँ पर इसका नाम बदलकर भूमि भूयहर रख दिया। और फ्रेंड्स सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई जिस प्रकार यहाँ राजा है वहाँ यहाँ भी इस प्रकार राजा ही था। और इसके जो शासक है वो नागवंशी शासक है। यहाँ भी इनके शासक नागवंशी शासक ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ बदलाव जो हुआ वो यहाँ ये यानी कि मानकी के जगह पर भूमि भूयहर कर दिया। फ्रेंड्स इसका जो काम अब हो गया यानी कि भूमि भूयहर का जो काम था वो आम रैयतों या किसानों से कर की वसूली करना था। जी फ्रेंड्स, कर की वसूली करना था और इसको राजा के पास देना था और राजा इसे जाकर के मुगल शासक को देता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसमें ये चेंजिंग आया। फिर फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद इस भूमि भूयहर को इसका नाम बदलकर रख दिया गया जागीरदार। जी फ्रेंड्स, जागीरदार। और फ्रेंड्स इसका काम भी वही था यानी कि फ्रेंड्स किसानों से या आम रैयतों से कर को इकट्ठा करना और जाकर के राजा को दे देना और राजा फ्रेंड्स उसको जाकर के मुगल शासकों को दे देते थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जब झारखंड में मुगलों का जब शासन हुआ तो इस प्रकार नागवंशी शासन में कुछ बदलाव आए। फ्रेंड्स इस बदलाव के बारे में आपको बता दें एक बार और। तो फ्रेंड्स हातू का हातू ही था, इसके प्रमुख मुंडा सेम ही था। उसके बाद मध्यम प्रशासनिक इकाई में पहले जैसे पढ़ा था यहाँ भी पढ़ा ही है। लेकिन फ्रेंड्स इसके जो प्रमुख थे मानकी उनका नाम बदलकर भूमि भूयहर कर दिया गया। और सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई में राजा था, यहाँ भी राजा ही है। और फ्रेंड्स इसके जो प्रमुख है वो नागवंशी राजा है और यहाँ भी इनके जो प्रमुख है वो नागवंशी राजा ही है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब मुगलों का शासन हुआ तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसमें कुछ प्रभाव दिखा। अब फ्रेंड्स आपको बता दें जब अंग्रेज़ों का प्रभाव हुआ यानी कि झारखंड में अंग्रेज़ सब शासन करने लगे तो तब इस पर कैसा असर पड़ा यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था पर कैसा इसका असर पड़ा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ कैसे। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें बक्सर का युद्ध जो कि अंग्रेज़ों और मुगलों के बीच में लड़ा गया। फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें फ्रेंड्स अंग्रेज़ों की जीत हुई। फ्रेंड्स उसके बाद 1765 में इलाहाबाद में अंग्रेज़ों और मुगलों के बीच में एक समझौता हुआ और फ्रेंड्स उस समझौता में ये निर्णय लिया गया कि दुर्जन साल नहीं फ्रेंड्स शाह आलम द्वितीय उस समय के जो मुगल बादशाह थे वो शाह आलम द्वितीय थे। और फ्रेंड्स इस संधि के जो अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। जी फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ कि अंग्रेज सब शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की राशि देंगे और इसके बदले में अंग्रेज
बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, इसमें यही निर्णय हुआ कि 26 लाख रुपया शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा और अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, दीवानी शक्ति के बारे में बता दें तो फ्रेंड्स, दीवानी शक्ति के बारे में, जिसके पास दीवानी शक्ति प्राप्त रहेगा वो उस क्षेत्र में कर वसूली कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने इस दीवानी शक्ति को खरीद लिया शाह आलम द्वितीय से। तब फ्रेंड्स, अब जो हमारा झारखंड है वो बिहार के अंतर्गत आ जाता था। तब फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों ने कर वसूलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न काउंसिलों में बांटा। फ्रेंड्स, जिसमें जो हमारा झारखंड है वह हमारा पटना काउंसिल के अंतर्गत आता था। जी फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमारा हजारीबाग हमारा झारखंड राज्य के अंतर्गत आ जाता है, उसी प्रकार जो हमारा झारखंड राज्य है वह हमारा पटना काउंसिल के अंतर्गत आ जाता था। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, लेकिन इतना काम करने के बाद, अंग्रेज़ों के इतना काम करने के बाद भी उन्होंने 1773 ईस्वी तक झारखंड से ऋण, यानी फ्रेंड्स झारखंड से इन्होंने कर नहीं ले पाए। जी फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर कोई भी कर वसूल नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया। उन्होंने इस क्षेत्र में, यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक कलेक्टर को नियुक्त किया गया। उस कलेक्टर का नाम था एस.जे. हिटली। जी फ्रेंड्स, उस कलेक्टर का नाम था एस.जे. हिटली। फ्रेंड्स, इस हिटली को इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि वे इस क्षेत्र में कर वसूली कर सके और इस कर को अंग्रेज़ों को दे सके। लेकिन फ्रेंड्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोग कर नहीं देते थे। तब फ्रेंड्स, उन्होंने, यानी कि अंग्रेज़ों ने एक और दिमाग लगाया। उन्होंने भू राजस्व का नियम निकाला और फ्रेंड्स, इसमें 3 नियम बनाए। एक था हमारा अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा था महलवाड़ी बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा जो मेन है वो पहला वाला है, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, पहले अगर आप कर नहीं देते थे तो आपकी परेशानी सुनी जाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस अस्थाई बंदोबस्त के तहत अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, कर नहीं देते हैं, तो आपका कोई भी जो बहाना है या परेशानी है कुछ भी नहीं सुना जाएगा, यानी कि जो है कर देना अनिवार्य हो गया था। फ्रेंड्स, इस अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, भारत में उस समय जितना भी सारा कर वसूला जाता था उसमें से 19% जो कर था वह अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा ही वसूला जाता था। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें। फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया झारखंड में। तो फ्रेंड्स, तब नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव आया, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, कुछ बदलाव आया। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मेन पॉइंट आ जाता है, जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करने आए तो क्या बदलाव हुआ। तो फ्रेंड्स, उस बदलाव के बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, जब मुग़ल थे, यानी कि मुग़ल का शासन हुआ करता था, तब जो हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था था वो किस प्रकार था उसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, हमारा निचला जो प्रशासनिक इकाई हुआ करता था वह हाथू हुआ करता था। उसके जो प्रमुख हुआ करते थे वो मुंडा हुआ करते थे। उसके बाद मध्यम प्रशासनिक इकाई हमारा पढ़ा था। पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे वो भूमि भूइहर हुआ करते थे। बाद में इसका नाम बदलकर जागीरदार कर दिया गया। उसके बाद जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई था वो हमारा राजा था और राजा के जो प्रमुख थे वो नागवंशी राजा थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मुग़ल काल में जो हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था था वो इस प्रकार था। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो बदलाव आया उसके बारे में बता दें तो फ्रेंड्स, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो हमारा जो नागवंशी शासन व्यवस्था था वो इस प्रकार हो गया, यानी कि फ्रेंड्स, जो निचला प्रशासनिक इकाई है वो हाथू ही था और इसके जो प्रमुख थे वो मुंडा ही थे। उसके बाद ये जो पढ़ा प्रशासनिक इकाई है, यानी कि मध्यम प्रशासनिक इकाई, वो हमारा पढ़ा था और पढ़ा के जो प्रमुख थे वो जागीरदार ही थे। और फ्रेंड्स, जो हमारा सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई था वह राजा था और राजा के जो प्रमुख हुआ करते थे
यानी कि ये जो नागवंशी राजा हुआ करते थे, तो फ्रेंड्स इस नागवंशी राजा को जमींदार बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जी फ्रेंड्स, जमींदार बना दिया गया। फ्रेंड्स यही चेंज हमारा अंग्रेजों के शासनकाल में हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको जमींदार बना दिया गया। और फ्रेंड्स इस जमींदार का जो काम होता था वो आम जनता से, आम किसानों से, आम रैयतों से कर वसूल करके अंग्रेजों को देना होता था। तो फ्रेंड्स अंग्रेज जब यहाँ पर ये शासन व्यवस्था में कुछ चेंज किए, तो फ्रेंड्स उन्होंने एक नियम लागू किया था, जिस नियम का नाम था सूर्यास्त नियम। जी फ्रेंड्स, इस सूर्यास्त नियम का जो अर्थ था वो ये था। फ्रेंड्स ये जो जमींदार को इन्होंने नियुक्त किया था, यानी कि जमींदार जिसको बनाया था, यानी कि नागवंशी राजा को, अगर वह सही टाइम पर किसानों या आम रैयतों से कर वसूल कर ना दे, तो इसको इस पद पर से हटाया जा सकता था और हटा करके दूसरे अधिकारी को, यानी कि दूसरे व्यक्ति को जमींदार के पद पर रखा जा सकता था, या फिर फ्रेंड्स रखा जाता था। तो फ्रेंड्स यही था हमारा सूर्यास्त नियम। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स यही हमारा इसी प्रकार इस शासन व्यवस्था में बदलाव आते गए। चलिए फ्रेंड्स इसे हम एक बार और आपको बता दें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो हमारा नींव था, यानी कि ये नागवंशी शासन व्यवस्था, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हमारा मुंडा शासन व्यवस्था से प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स मुंडा शासन व्यवस्था से ये शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स मुंडा शासन व्यवस्था में जो हमारा शासन व्यवस्था था वो इस प्रकार था। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो सबसे निचला यानी कि प्रशासनिक इकाई था वह गांव यानी कि हातू हुआ करता था, और हातू के जो प्रमुख हुआ करते थे वो हातू मुंडा हुआ करते थे। फ्रेंड्स उसके बाद इनका मध्यम प्रशासनिक इकाई पट्टी हुआ करता था। पट्टी के जो प्रमुख हुआ करते थे वो मानकी हुआ करते थे। और फ्रेंड्स उसके बाद जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई होता था वह पढ़ा होता था, और पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे वो पढ़ा राजा हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स ये तो इस शासन व्यवस्था का नींव था। फ्रेंड्स ये शासन व्यवस्था इस प्रकार था, यानी कि जब इसका प्रारंभ हुआ तो इस प्रकार था। पहले यानी कि सबसे निचला प्रशासनिक इकाई हमारा हातू था, हातू का प्रमुख हातू मुंडा। उसके बाद मध्यम प्रशासनिक इकाई आ जाता है हमारा पढ़ा, पढ़ा का प्रमुख मानकी। उसके बाद सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा हुआ, उसका प्रमुख नागवंशी राजा हुआ करता था। फ्रेंड्स ये प्रारंभ में था। अब फ्रेंड्स जब मुग़लों का शासन हुआ झारखंड में, तब इसमें प्रभाव पड़ा और इसका जो कुछ चीज़ें हैं उसमें बदलाव आया। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये सभी हमारा सेम ही था, लेकिन फ्रेंड्स जो यहाँ मानकी है उसका नाम बदलकर भूमि भुईहर कर दिया गया था। और फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद इस भूमि भुईहर का नाम बदलकर जागीरदार कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें इस प्रकार बदलाव आया, यानी कि फ्रेंड्स मुग़ल काल में इस शासन व्यवस्था में इस प्रकार यहाँ पर बदलाव आया, इतना ही बदलाव आया। और फ्रेंड्स जब अंग्रेज आए तो इसमें क्या बदलाव हुए उसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मुग़ल काल का शासन नागवंशी शासन व्यवस्था है। फ्रेंड्स इसमें जो चेंज आया वो हमारा यहाँ पर आया नागवंशी राजा में। जी फ्रेंड्स, नागवंशी राजा का जो नाम बदलकर यहाँ पर जमींदार कर दिया गया। और फ्रेंड्स इसका जो काम होता था वो सभी से, यानी कि आम रैयतों और किसानों से कर को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को देना होता था। तो फ्रेंड्स इसमें अंग्रेज़ जब आए तो इस प्रकार का ये चेंज हुआ। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स नागवंशी शासन व्यवस्था से हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।